हेलो एवरीवन। तो आज हम आपसे बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो चलिए देखते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो क्या होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम? हम बात करते हैं मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में। तो पाचन क्या होता है? हम अक्सर सामान्यतः रोजमर्रा के जीवन में इस बात को सुनते रहते हैं कि फूड डिहाइड्रेशन है, या खाना न पचना, या वोमिटिंग जैसी बहुत सारी समस्याएं। तो आज हम आप सब लोग इस बात को जानेंगे कि ये जो भोजन है, जो फूड है, ये पचता कैसे है और इसका पाचन होता कैसे है और कहाँ पाचन होता है। तो अब बात कर लेते हैं डाइजेशन के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो पाचन किसे कहते हैं? तो पाचन मनुष्य में पाई जाने वाली वह प्रक्रिया होती है। तो भी आप मेरी बात ध्यान दीजिएगा कि पाचन मनुष्य में पाई जाने वाली वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा मनुष्य के द्वारा खाए हुए जटिल और कार्बनिक भोज्य पदार्थों का जल अपघटनीय विधि द्वारा सरल अणुओं में टूट जाना। हमने क्या बात किया कि पाचन मनुष्य में पाई जाने वाली वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा उसके खाए गए भोज्य पदार्थों को सरल और अकार्बनिक तत्वों में टूट जाना, इस क्रिया को पाचन कहते हैं। हम बात कर लेते हैं कि प्रक्रिया होती क्या है। हमने कहा कि मनुष्य में पाचन वह प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया क्या होती है? हम बात कर लेते हैं प्रक्रिया के बारे में। सामान्यतः जब भी कोई बात आती है हम कहते हैं क्रिया प्रक्रिया, क्रिया प्रक्रिया। तो पहले हम यही जान लेते हैं कि एट लास्ट आखिरकार ये क्रिया क्या होती है और ये प्रक्रिया क्या होती है। क्या क्रिया और प्रक्रिया दोनों अलग अलग चीजें होती है, या क्रिया और प्रक्रिया दोनों एक जैसी चीजें होती हैं, सेम होती हैं? ठीक, तो अब हम बात करते हैं क्रिया के बारे में कि पहले क्रिया क्या होती है। तो भैया क्रिया वो होती है जिस पर हमारा कंट्रोल होता है। ऐसा कोई भी वर्क, ऐसा कोई भी आपके दैनिक जीवन में, शारीरिक जीवन में जिसमें आप कंट्रोल करते हैं, जिस पर आपका पूरा कंट्रोल होता है, जो आपके द्वारा कोऑर्डिनेट की जाती है, चलाई जाती है, वो चीजें क्या होती है? क्रिया होती है। क्या होती है? क्रिया होती है। जैसे अभी हम चाहे अपने हाथ को हिलाना, हम चाहे जंप करना, हम चाहे पुश करना, तो क्या कर सकते हैं? अपने चाहत के अनुसार कर सकते हैं। हम जैसा चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। तो जो चीजें हमारे चाहने से की जाए, जो चीजें हमारे द्वारा की जाए, वो क्या होती है? क्रिया होती है। अब हम बात कर लेते हैं प्रक्रिया के बारे में। तो प्रक्रिया क्या होती है? प्रक्रिया वो होती है जो जीवों में पाई जाती है। जैसे अभी हमने आपसे बात किया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, है ना? हमने क्या बात किया? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अगर हम सोच लें कि मेरे पास कल के लिए खाना नहीं है, हम कल क्या खाएंगे? एक काम करते हैं, आज खाना खा लेते हैं, कल खाना नहीं है तो कल पचाएंगे और परसों एनर्जी काम में आएगी। क्या यह संभव है? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि प्रक्रिया यानी प्रोसेस, क्रिया यानी फंक्शन। तो प्रोसेस क्या है, फंक्शन क्या है? फंक्शन वो होता है जिस पर ये कंट्रोल हमारा होता है, और प्रोसेस वो होती है जो सेल्फ कोऑर्डिनेट होती है, खुद से चलाई जाती है। प्रक्रिया जीवों के द्वारा होती है और प्रोसेस यानी प्रक्रिया जीवों में पाई जाती है। जैसे आपने खाना खाया, ये क्या है? फंक्शन है।
दैट्स कॉल्ड इट फंक्शन, क्रिया। आपकी इच्छा होगी आप खाएंगे, आपकी इच्छा नहीं होगी आप नहीं खाएंगे। अब हम बात करते हैं तो फिर डाइजेशन प्रक्रिया कैसे हुई। अगर खाना खाना क्रिया है तो पाचन क्रिया क्यों नहीं है? क्योंकि सर जी अभी अभी आपने बताया कि पाचन मनुष्य में पाई जाने वाली वह प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया कैसे है? क्योंकि खाना तो आपने खाया, लेकिन आप चाह करके भी उसके पाचन को रोक नहीं सकते, वह स्वतः होगी, अपने आप होगी। आपने खाना निगल लिया, खाना आपके मुख में गया, ग्रास नली में चली गई, अमाशय में चला गया, छोटी आंत में चली गई, बड़ी आंत में चला गया, रेक्टम के थ्रू। अब देखें, हमने आपको बता दिया क्रिया के बारे में भी और हमने आपको बता दिया प्रक्रिया के बारे में। आई होप, हम अब आशा करते हैं कि आप सब लोग खुद से समझ गए होंगे कि कौन सी चीजें क्रिया में आती हैं, कौन सी चीजें प्रक्रिया में आती हैं। जैसे आपने खाना खाया, ये क्रिया है। अब खाना पचेगा, कब पचेगा, कैसे पचेगा, उससे क्या एनर्जी मिलेगी, वो डिपेंड करती है प्रोसेस पर, यानी प्रक्रिया पर, जो आप पे डिपेंड नहीं होता। तो हमने क्या जाना कि जो क्रिया है वो जीवों के द्वारा की जाती है, जो प्रक्रिया होती है ये जीवों में पाई जाती है। हम बात करते हैं जो क्रिया होती है वो अपनी इच्छा अनुसार आप कर सकते हैं, लेकिन जो प्रक्रिया होती है वो स्वतः होती है, अपने आप होती है, इस पर आपका कंट्रोल नहीं होता। जो क्रिया होती है इसे आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। जैसे आपको खाना खाना है, एक थाली लगी है, थाली में आपको दाल चावल सब्जी रोटी सारे पकवान मिल गए, आपकी इच्छा हो दाल खाइए, आपकी इच्छा हो चावल खाइए, आपका मन हो रोटी खाइए, आपका मन हो पानी पीजिए। लेकिन जो प्रोसेस होता है, अगर आप चाहें कि एक काम करते हैं कि आज खाना को पचा ही लेते हैं और कल खाना खा लेंगे और परसों जाकर के उसके अपशिष्ट पदार्थों को, उसके बहिक्षेपण मल पदार्थों को बॉडी से बाहर कर देंगे। कैन इट पॉसिबल? क्या यह संभव है? क्या ऐसा आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए जो प्रक्रिया होती है वो स्वतः होती है, जीवों में पाई जाती है और स्टेप बाय स्टेप होती है। जैसे कि पहले हम खाने को खाते हैं, फिर उसका पाचन होता है, फिर उसका अवशोषण होता है, फिर उसका स्वांगीकरण होता है और बाद में उसका बहिक्षेपण होता है। ओके, तो चलिए हम अब बात कर लेते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एक छोटे से फिगर के थ्रू। जैसा कि हमने आपसे कहा कि हम लोग एक फिगर के थ्रू, एक डायग्राम के थ्रू बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि भैया खाना हम कहाँ से खाएंगे, कहाँ से जाएगा और कहाँ पचेगा और फिर किस रास्ते से वो बॉडी से बाहर हो जाएगा, क्योंकि बॉडी से बाहर तो करना ही है ना। अब पेट में कोई टंकी तो नहीं लगा रखे हो ना भैया। चलिए तो हम बात कर लेते हैं डायग्राम फिगर की। ये है हमारे एक ह्यूमन बॉडी। मलद्वार के थ्रू है ना, इसके थ्रू वो बॉडी से बाहर चल रहा है। अब बॉडी में कोई टंकी तो नहीं लगा रखी हो ना भैया कि वहीं पे पड़ी रहेगी। ये हो गया हमारा फिगर, और जिसमें अब हम आपसे बात करते हैं कि हम भोजन के लिए यानी फूड मटेरियल्स के लिए जो अभी अभी हम सब लोगों ने बात किया हुआ है कि भोजन के डाइजेशन का, जो फूड का डाइजेशन होता है, इसका हमने कहा कि एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है। और उस प्रक्रिया के बारे में हमने आपसे बताया भी। वो क्या बताया है कि पहले हम फूड को खाते हैं और फिर उसके बाद उसका पाचन होता है। फिर मैंने क्या बताया कि उसमें जो भी चीज़ें हैं उस फूड में, जो मिनरल्स हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो लिपिड्स हैं, या फिर जो भी जिंक है, आयरन है, मैग्नीशियम है, जितने भी आयंस हैं उसमें, जितने भी एंजाइम्स हैं उसमें, जितने भी विटामिन हैं, मल्टी मिनरल्स हैं, वो हमारे बॉडी को मिलने चाहिए, जो उसमें अवेलेबल है। क्योंकि जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो तो बाबू भैया वो तो बॉडी से बाहर चले आते हैं, वो तो बॉडी से बाहर चले आते हैं। लेकिन जो उसके यूजफुल थिंग्स हैं, जो
मेरे बॉडी को यूज में आएंगे, जो मेरे बॉडी को ग्रो अप करेंगे, जो बिल्डअप करेंगे, हमको स्ट्रांग बनाएंगे, मेरी लेंथ बढ़ाएंगे, मेरी ब्रीथ बढ़ाएंगे, वो चीजें मेरी क्या होंगी, बॉडी में एब्जॉर्ब होंगी, वो बॉडी में क्या होंगी, एब्जॉर्ब। तो भैया जैसा कि हम लोगों ने अभी बात आपसे किया या हमने आप सब लोगों से ये बात किया कि डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से हमारा काम करता है। अब हम यह बात कर लेते हैं कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कितने भागों में बटा होता है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको कितने पार्टिकल में हम पढ़ते हैं, किस किस तरीके से वो काम करती है। उसमें ऑर्गन्स भी काम करते हैं और कुछ ग्लैंड्स भी काम करती हैं जो कि उसमें एंजाइम्स रिलीज करते हैं, कुछ सब्सटेंस रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से जो मेरा फूड होता है, जो मेरा भोजन होता है, वो आसानी से पच जाता है। तो अब हम आपसे बात कर लेते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पाचन तंत्र है, उसे 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया है। तो हम बात करते हैं पहले भाग का, तो उसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि आहार नाल। हमने आपसे बात करी कि जो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी जो पाचन तंत्र है, उसे हमने 2 भागों में बांटा है। वह भाग कौन कौन से हैं? पहला है एलिमेंट्री कैनाल, यानी आहार नाल। आहार का इन द सेंस क्या मतलब हुआ? आहार का मतलब फूड, भोजन जो हम खाते हैं। नाल का मतलब भैया नलिका, पाइप, वह रास्ता जिसके द्वारा वो जो आहार है यानी भोज्य पदार्थ है वो आपके बॉडी में पहुंचता है, पेट में पहुंचता है। अब देखिए हम बात करते हैं कि यह आहार नाल जो होती है आखिरकार मुंह से कितने अंदर तक होती है, उसकी लंबाई कितनी होती होगी, कितना बड़ा होता होगा। तो आप ये जान लें कि जो आहार नाल होती है इसकी लंबाई भैया 33 फीट होती है। कितनी होती है? 33 फीट होती है। और ये 33 फीट का डिस्टेंस है, जो इसकी लेंथ है, किस चीज की लेंथ? नाल की लेंथ। वो कहां से कहां तक की होती है? तो मुख गुहा से लेकर के, मुख गुहा मतलब भैया माउथ, यानी ओपनिंग टू माउथ, जहां से मुंह मेरा खुलता है। तो इस माउथ, मुंह से लेकर के गुदा द्वार यानी एनस तक, यानी कि मुख भोजन के अंतर्ग्रहण मार्ग से लेकर के भोजन के बहिक्षेपण मार्ग तक की जो दूरी होती है, जो लेंथ होती है, जो नाल होती है, जो पाइप होती है, आप समझ लें जो नलिका होती है, उसे क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि सर जी आपने तो बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 भागों में बांटा गया है, तो दूसरा वाला भाग क्या है? तो दूसरा वाला भाग यह होता है जिसे हम जानते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिसे हिंदी में भी आप कहते हो पाचक ग्रंथियां। ये पाचक ग्रंथियां, तो पाचक ग्रंथियां खाने के लिए क्या करती होंगी? तो अभी देखिए, जैसे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी सजीव होते हैं, सबको एनर्जी की जरूरत होती है। क्यों होती है? क्योंकि भाई सभी बड़े होते हैं, सभी अगर वो प्लांट है तो फूल फल लेते हैं, एनिमल्स हैं या कोई भी ऑर्गेनिजम्स है तो उनके जीव होते हैं, उनकी नई न्यू बोर्न बेबीज होती है, नए नए बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, मोटे होते हैं, बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं। तो उनके लिए उनकी बॉडी में एनर्जी की जरूरत होती है। तो वो एनर्जी उन्हें कैसे मिलेगी? फूड से मिलेगी। अब वो फूड खाते हैं, पचता है तो किस चीज से पचेगा? उसके ग्लैंड होती है, पाचक ग्रंथियां होती हैं, जिसमें से कुछ जूसेस निकलते हैं, कुछ रस निकलता है। वो रस आपके भोज्य पदार्थ में मिला दिया जाता है और जिसकी वजह से आपके जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, जो आपके भोज्य पदार्थ होते हैं, वो कार्बनिक या जो जटिल अणुओं में होते हैं, वो जलीय अपघटन के माध्यम से छोटे छोटे भागों में टूट जाते हैं। इस तरीके से भोजन का पाचन होता है। तो अब हम बात करते हैं कि पाचक ग्रंथियों में कौन कौन सी ग्रंथियां हम रखते हैं। तो भैया देखिए, पाचक ग्रंथियों में हम सब रखते हैं, फर्स्ट पॉइंट अगर हम आपसे बोले, अगर पहला पॉइंट मैं आपसे बोलूं तो वह यह होता है सलाइवरी ग्लैंड।
salivary gland and the sons लार ग्रंथियां। salivary gland का मतलब लार ग्रंथियां। ये हो गई आपकी लार ग्रंथियां। अब सेकेंड पॉइंट हम बात करते हैं क्या होती है। तो भैया सेकेंड पॉइंट होती है लीवर। लीवर यानी कि यकृत। और थर्ड पॉइंट बात करते हैं तो वो होती है पैनक्रियाज। क्या होती है? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज किसे कहते हैं? तो पैनक्रियाज अग्न्याशय को बोलते हैं। पैनक्रियाज को हिंदी में क्या बोलते हैं? अग्न्याशय। तो अभी देखिए ये जो लार ग्रंथियां होती हैं इसके बारे में तो आप समझ ही रहे होंगे कि ये मुख में बनती है, सलाइवा, लार। तो ये लार जो होती है, अब आप लोग यूं ही एक थियरी के माध्यम से आपको इन सब के बारे में मैं बता देता हूँ। तो देखें, जो लार होती है वो मुख में बनती है। अब मुख में हमारे पास क्या पाई जाती है? लार ग्रंथियां पाई जाती है, सलाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। चलिए उन ग्रंथियों की भी बात कर लिया जाता है। तो ये देखिए वो होगी सारी ग्रंथियां। ये अपने पास सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए। और ये जो ग्लैंड होते हैं ये कितने होते हैं? 3 पेयर्स होते हैं, 3 जोड़ी होते हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। और ये जो लार ग्रंथियां होती हैं ये क्या करती हैं? सलाइवा को रिलीज करती हैं, लार का स्राव करती हैं। अब हम यह सोचें अगर कि जो लार होता है करता क्या होगा। तो जो लार होती है इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं। जैसे कि एक एंजाइम्स आपके पास हो गया लाइसोजाइम। लाइसोजाइम। दूसरा हो गया टाइलिन। जैसे अभी आपने कोई प्लांट खा लिए, कोई वेजिटेबल्स खा लिया तो उसमें आपको स्टार्च मिल जाता है, मंड मिल जाता है। अब देखिए जो स्टार्च होती है वो तो पहले अपेंडिक्स के थ्रू या फिर एनिमल्स में अपेंडिक्स के थ्रू वो स्टार्च का डाइजेशन होता है। लेकिन हम ह्यूमन बींग्स में वो जो अपेंडिक्स होती है वो होती तो है पर एक अवशेष के रूप में होता है, जिसकी वजह से भैया वो काम नहीं करता। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपके मुख में सलाइवा ज़्यादा अच्छे से नहीं बन पा रहा है, उस कंडीशन में क्या होता है कि आप जब ज़्यादा स्टार्च और मंड का सेवन करने लगते हैं, खाने लगते हैं, तो आपको अपेंडिक्स हो जाती है या बढ़ जाती है या पक जाती है। तो अब यह जान लें आप कि जो लाइसोजाइम होती है वो लाइसोजाइम जीवाणुओं को मारती है। ये एक एंटीबैक्टीरियल के रूप में काम करता है, जीवाणु रोधक के रूप में काम करता है, जो आपके शरीर में जीवाणुओं को जाने से बचाता है, आपकी बॉडी को, आपके पेट को प्रोटेक्ट करता है, आपको सुरक्षित करता है। और जो टाइलिन होती है ये भैया स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, मंड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, जिससे आपकी बॉडी उसको यूज कर सके। ठीक ना। अब चलिए, तो ये हो गया हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड। और ये कहाँ पाई जाती है? मुख में पाई जाती है। कितने होते हैं? 3 पेयर्स होती है। इनके नाम क्या क्या होते हैं? तो पहला होता है अधोहनु, दूसरा अधोजिह्वा और तीसरा कर्णपूर्व। क्या बात की भैया? अधोहनु, अधोजिह्वा, कर्णपूर्व, यानी 2 कान के पास, 2 तालू के पास, 2 जीभ के नीचे, अधोजिह्वा, कर्णपूर्व। अधोहनु यानी जबड़े के बगल से, जीभ के नीचे और कान के पास। ठीक ना। अब चलिए हम आपसे बात कर लेते हैं लीवर के लिए। अभी हम लोगों ने देखा होगा, हम ऐसा जानते हैं कि लोग कहते हैं कि हमारा लीवर नहीं सही काम कर रहा है, या फिर आप ऐसा फील किए होंगे कि आपको टाइफाइड हो जाता होगा। तो टाइफाइड में क्या होता है कि आपको जो लीवर होता है वो सही से काम नहीं करता। तो जो डाइजेशन है, जो पाचन है, इसमें लीवर का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपका लीवर डैमेज होता है तो जो बाइल जूस उसमें से निकलती है, जो उससे लगा हुआ एक ऑर्गन आपका होता है,
वो काम नहीं करता, और जिसकी वजह से जो आपके फूड मटेरियल होते हैं वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाते। आप तो भैया जैसा कि हम अभी आप सब लोगों से यह बात किए कि डाइजेस्टिव ग्लैंड, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड के लिए हम आपको यह बताते हैं कि डाइजेस्टिव ग्लैंड में सामान्यतः 3 बातों को लिया गया, जिसमें कि आपसे एक सैलिवरी ग्लैंड आई, और दूसरे आपके लीवर की बात की गई, और तीसरा हम बात करते हैं पैनक्रियास की। तो चले एक नॉर्मल तरीके से हम एक नॉर्मल बेस पर देख लेते हैं सलाइवरी ग्लैंड को और पैनक्रियास को और लीवर को, जो कि सचित्र आपको वर्णन करते हैं। हम विथ डायग्राम आपको मैं बताता हूँ। तो देखें कि जैसा सलाइवरी ग्लैंड के लिए, तो ये हमारी सलाइवरी ग्लैंड होती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये 3 पेयर्स होती है, जिनके नाम भी आपको बता दिए गए कि अधोहनु होती है, कर्णपूर्व और अधोजीवा। ये हमारी मुख गुहा है जिसमें यह लार ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। ये जो लार ग्रंथियां होती हैं, इनका मुख्य वर्क क्या होता है, इनके प्रमुख कार्य क्या होते हैं। तो लार ग्रंथियों में जो स्लाइवा होती है, जो लार होता है, उसमें एक लाइसोजाइम पाई जाती है, जो कि लाइसोजाइम जो होती है वो एक एंटीबैक्टीरियल होता है। लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल होता है, जो कि हमारे मुंह में भोज्य पदार्थों के द्वारा आए हुए जीवाणुओं को, बैक्टीरियाज को मार देता है, नष्ट कर देता है। और दूसरी चीज़ है कि उस स्लाइवा में, उस लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाई जाती है, जो कि हमारे द्वारा खाए गए स्टार्च को, मंड को, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है, जो कि हमारे बॉडी के लिए यूज में आता है। अब हम देखते हैं कि जब हम फूड को इंजेक्शन करते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं, खाते हैं, तो वो एसोफेगस यानी कि ग्रास नली के द्वारा हमारे आमाशय में पहुंच जाता है। तो भैया अभी हमने आपको बताया था कि हमारे अल्मेट्री कैनाल यानी आहार नाल की जो लंबाई होती है, जो पूरी लेंथ होती है, वो कितनी होती है? 33 फीट। अब हम बात करते हैं ओसोफिगस यानी ग्रास नाल की। ग्रास नली वह पाइप, वह नलिका जिसके द्वारा आपका भोजन जो आपने खाया हुआ है वो मुंह से पेट तक जाता है। उसकी लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर यानी कि 25 सेंटीमीटर होती है। अब इसके बाद वो जो आपका फूड मटेरियल है, वो जो भोज्य पदार्थ है, वो कहाँ चलाता है? कहाँ पे? स्टमक में, आमाशय में चलाता है। अब बात करते हैं आमाशय में क्या होता है भोजन के साथ। तो जो आमाशय होता है वो बहुत ही हाईली कंटेंट HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है, और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है ये आपके फूड मटेरियल के फॉर्म को एसिडिक कर देता है, और आपका जो फूड है वो हाईली कंटेंट एसिडिक होने के नाते डाइजेस्ट होना शुरू होता है। जो आपके मुंह में कुछ मात्रा में डाइजेस्ट हुआ होता है वो स्टमक में HCl के नाते पूरी तरीके से डाइजेस्ट होता है। अब अगर ये हमारे फूड का जो फॉर्म है जो अब एसिडिक हो चुका, अगर ये एसिडिक न होता तो डिओडेनम के पास जो कि बाइल से निकलने वाले आपके बाइल जूस हैं वो वर्क नहीं करते, और आपका जब बाइल जूस वर्क नहीं करता तो जो आपके फूड का माध्यम है, जो फूड का फॉर्म है, वो बेसिस नहीं हो पाते। जब फूड का फॉर्म बेसिस नहीं हो पाता, उस कंडीशन में जो पैनक्रियाज है उसके अंदर से जो उसके इंसुलिन है, जो उसके ग्लूकेगॉन्स है, वो रिलीज नहीं हो पाते। तो इसलिए कहा गया कि जो वो डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है, जो पाचक ग्रंथियां होती हैं, वो फूड के डाइजेशन के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ डाइजेशन, डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड के लिए हमने देखा कि जब हम भोजन करते हैं, जब हम भोजन खाते हैं, भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, उस कंडीशन में हमारे मुंह में सलाइवा बनती है, और वो सलाइवा हमारे फूड मटेरियल को लुगदी जैसी बनाती है।
पकल जैसी बनाती है, उसको चिकना बनाती है, चिपचिपा बनाती है, ताकि उससे हम अल्मेट्रिक कैनाल के थ्रू निगल सकें। क्योंकि अल्मेट्रिक कैनाल में कोई काम नहीं होता, बस क्रमांकुचन की क्रिया होती है जो कि फूड मटेरियल को खींचता है, सक करता है, सक करता है, सक करता है, और वो फूड मटेरियल को लेके नीचे कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। और आपने जाना कि मुख में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कि आपके स्टार्च को ग्लूकोज में और आपकी एंटी बैक्टीरियल यानी बैक्टीरिया को मुंह में मार देती है, और बचे हुए जो होते हैं वो हाईली एसिड के नाते स्टमक में मर जाते हैं। अब वो जो आपका फूड है वो स्टमक में आ चुका है, स्टमक में बहुत सारे फिब्रिल्स पाए जाते हैं, उसमें बहुत सारी क्रियाएं चलती हैं, उसमें सीएल पाई जाती है जो कि आपके फूड मटेरियल को एसिडिक बना देती है, और आपके पास पैनक्रियाटिक जूस निकलते हैं जो कि आपके बॉडी में बने हुए ग्लूकोज को स्टोर करती है, और फिर जो उसके नेक्स्ट हार्मोन्स होते हैं वो ग्लूकोज को फिर ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज बना के देते हैं, जिससे कि आपकी जो एनर्जी होती है, जो आपकी बॉडी होती है, वो रेगुलर और कंटिन्यूटी चलती रहती है। यानी जो आपके पैनक्रियाटिक जूसेस हैं ये आपके बॉडी में बने हुए ग्लूकोज को पहले स्टोर करते हैं, फिर जरूरत के हिसाब से जैसी आपकी बॉडी को नेसेसिटी होती है, जैसे उससे ज़रूरत होती है, उस ज़रूरत के बेस पर आपको वो एनर्जी फिर से प्रोवाइड कराती है। तो भैया हम बात कर रहे थे आपसे पैनक्रियाज के बारे में। ये जो पैनक्रियाज होती है ये पत्ती के आकार जैसी संरचना होती है, और इसमें इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, सोमेस्टेटिन जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और वैसे ही एंजाइम्स भी रिलीज होते हैं। ये करती क्या है, ये जो अग्न्याशय इसको बोलते हैं, यानी पैनक्रियाज है, ये जो अग्न्याशय है ये हमारे बॉडी में बन रहे ग्लूकोज को स्टोर करती है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ये क्या करती है, हमारी बॉडी को जो उसमें ग्लूकोज बन रहा होता है उस ग्लूकोज को